हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। साथ ही हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी साइंस और इंजीनियरिंग का, जो हमारा कॉमन सब्जेक्ट है सभी ब्रांचों के लिए। और इसका सब्जेक्ट कोड साथियों है KOE 033 या फिर KOE 043। ये ऐसा है साथियों क्योंकि ये आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जा सकता है या फिर फोर्थ सेमेस्टर में भी पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है। तो यदि आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो आपका सब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट कोड KOE 033, और यदि आप फोर्थ सेमेस्टर में रहेंगे तो आपका सब्जेक्ट कोड होगा KOE 043। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यूनिट 5 के पार्ट 2 में। जी हाँ साथियों, मैं यहाँ पे पार्ट 1 डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें हमने अलग अलग टॉपिक की बात किया, जहाँ पे वर्ल्ड एनर्जी सिनेरियो था, एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया की बात किया था मैंने, वहाँ पे बात किया था हमने क्लाइमेट चेंज की बात किया था, न्यूक्लियर वेस्ट और प्रोलिफरेशन की बात किया था। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 की, जिसमें हम बात करेंगे एनर्जी स्टोरेज की, ग्रीन एनर्जी की, ग्रीन बिल्डिंग की और एंड लीड रेटिंग की। जी हाँ साथियों, ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ग्रीन एनर्जी क्या है या फिर लीड रेटिंग, ये बहुत ही बर्निंग पॉइंट होते हैं जो हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं या फिर आपको 2 मार्क्स में भी देखने को मिल जाएगा। जी साथियों, यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नहीं गए हैं, चैनल पर जा करके सारे प्लेलिस्ट देख लीजिए। हो सकता है आपके सभी सब्जेक्ट के जो इस सेमेस्टर में हैं सभी वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी वीडियो देख करके आप आसानी से एग्जाम में हेल्प पा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं साथियों, हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि हमारा एनर्जी स्टोरेज क्या होता है। अब पता साथियों एनर्जी क्या है और स्टोरेज क्या है। स्टोरेज मतलब कि स्टोर करना, किसी चीज़ में स्टोर करना। एनर्जी को हम कैसे स्टोरेज करते हैं, क्या क्या विधियाँ हैं, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करने वाले हैं साथियों, सिर्फ एक ओवरव्यू देंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए एनर्जी स्टोरेज क्या होता है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। बस हम एक सिंपल सा ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। तो हम पहले बात करें एनर्जी स्टोरेज क्या होता है। तो एनर्जी स्टोरेज इज द कैप्चर ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस एट वन टाइम फॉर यूज एट अ लेटर टाइम टू रिड्यूस इम्बैलेंस बिटवीन द एनर्जी डिमांड एंड एनर्जी प्रोडक्शन। अब देखिए साथियों, स्टोरेज क्या होता है। आपके घर में जो फूड्स हैं, ग्रेन्स हैं, वो स्टोर किया जाता है नहीं किया जाता, क्यों? क्योंकि अभी स्टोर करेंगे और बाद में उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, स्टोर क्यों किया जाता है चीज़ों को? फॉर फ्यूचर यूज के लिए, या फिर कभी हमारे पास किसी चीज़ की कमी होगी तब यूज कर सकते हैं ना। तो इस प्रकार से एनर्जी भी होता है। एनर्जी को हम स्टोर करते हैं, मतलब कैप्चर, एनर्जी को क्या करते हैं, कैप्चर करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ताकि हम बाद में इसको यूज कर पाएँ। कब? जब हमारे पास एनर्जी की डिमांड ज़्यादा हो या फिर एनर्जी की प्रोडक्शन कम हो रही हो, हमारे पास डिमांड ज़्यादा हो, तो हम उस स्टोर्ड एनर्जी को हम यूज कर पाएँ। ए डिवाइस दैट स्टोर एनर्जी इज जनरली कॉल्ड एज एक्यूमुलेटर और बैटरी। जिसमें हम एनर्जी को स्टोर करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटर या फिर हम बैटरी बोलते हैं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं अलग अलग टाइप्स में एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं बैटरी की, ठीक है। हम क्या करते हैं बैटरी में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम स्टोर कर रखते हैं और बाद में हम इसको यूज कर लेते हैं ना। जैसे अब मैं सोलर पावर प्लांट बता रहा था, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अधिकतर आप देखते होंगे कि दिन में तो हम यूज कर लेते हैं सोलर से, ठीक, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हैं। लेकिन अगर हमको रात को चाहिए तो हम क्या रखते हैं, बैटरी रखते हैं, जिसके कारण हम बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी को, एनर्जी को स्टोर कर रखते हैं ताकि हम बाद में इसको यूज कर पाएँ। तो बैटरी भी एक प्रकार से एनर्जी स्टोरेज ही तो हुई। तो यही बोला जा रहा था, बैटरी आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एनर्जी स्टोरेज। दे आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव एंड इजी टू इंस्टॉल। ज़्यादा खर्च, इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं होता और आसानी से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और हाउएवर दे हैव लिमिटेड लाइफ स्पैन, कैन ओनली बी स्टोर अ रिलेटिव स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसका जो लाइफ स्पैन है थोड़ा सा कम होता है। बैटरी कितना, 4 साल 5 साल, ठीक है। और इसमें भी ये भी है कि वो एक छोटा सा अमाउंट ऑफ एनर्जी ही स्टोर कर पाती है। तो ये दिक्कत होती है थोड़ा सा, ठीक है। अगला हमारा आता है पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देखिए साथियों, नाम से बता पा रहा है कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पहले देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि हम वाटर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे हाइड्रो जो वाटर है वो पम्प्ड करके कहीं पे स्टोर किया गया है, ठीक है। अब पम्प्ड करके वाटर कहीं स्टोर किया गया है तो उसमें जो एनर्जी वो कैसी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो वो भी एक एनर्जी है ना। एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना तो बना सकते हैं, बस एक फार्म से दूसरे फार्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ भी होता है, ठीक है। पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज अ लार्ज स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम दैट यूज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर टू स्टोर एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी होती है वाटर की, जो स्टोर करके हम रखते हैं, उसी को हम यूज करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। इट इज़ वेरी एफिशिएंट वे टू स्टोर बट इट्स रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस ऑफ एंड वाटर, ठीक है। ये बहुत ही एफिशिएंट वे है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने का, लेकिन एक चीज़ ये है कि इसमें बहुत से ज़्यादा स्पेस और वाटर लगता है। देखिए यहाँ पे मैं इसका थोड़ा मैकेनिज्म आपको समझा देता हूँ ताकि आप ये आए तो आप आराम से इसको लिख पाएँ। देखिए क्या होता है कि यहाँ पे हमने क्या किया, कोई रिजर्वायर था नीचे, ठीक है, या फिर ऊपर मान लेते हैं, ठीक। एक प्रोसेस तो शुरू होनी है। तो हमने क्या किया, ऊपर से हमने वाटर क्या किया, रिजर्वायर, जब हमको जरूरत पड़ी तो हमने इसको रिजर्वायर द्वारा इसको हम नीचे अपने ग्रेविटी के द्वारा नीचे ला लिए, ठीक है।
जब ग्रेविटी नीचे लाया तो यहाँ पे जो पेनस्टॉक था, पेनस्टॉक इसको बोलते हैं, पेनस्टॉक हमने क्या किया, यहाँ पे जनरेटर या फिर टरबाइन के द्वारा हम इस पर इम्पैक्ट करवाए। ठीक है, जब टरबाइन जो हमारा घूमना स्टार्ट किया तो उसको मैंने एक जनरेटर से कनेक्ट कर दिया। तो जब जनरेटर मूव करने लगा टरबाइन से तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। फिर हमने इसको ट्रांसफार्मर लगा करके हाई वोल्टेज में चेंज कर लिया, फिर इसको हम ट्रांसमिशन नेटवर्क में हमने भेज दिया। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। लेकिन अब यहाँ पे जो वाटर था, जो इसका पोटेंशियल, जो काइनेटिक एनर्जी को हमने यूज कर लिया, अब ये क्या जा करके इसको लोअर रिजर्वायर में हमने क्या किया, इसको कलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे तो वाटर खाली हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं कि इसको पंप्ड करते हैं। पंप के द्वारा हम इसको फिर से ले जाकर वाटर को ऊपर हम स्टोर करते हैं रिजर्वायर में। ठीक है, हमने क्या किया, इसको पंपिंग करा करके इस वाटर को फिर से ऊपर भेजेंगे, फिर से हम इसको स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, ताकि हम फिर जब जरूरत पड़े तो फिर हम इसको इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस कर पाएँ। तो ये चीज़ होता है। और साथ ही ये छोटा सा लग रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत बड़े अमाउंट में हम वाटर को वहाँ पे स्टोर करके रखते हैं ताकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पाए ड्यू टू द वाटर। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात ये है कि हम इसके जो वाटर का पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज करते हैं, फिर थ्रू द जनरेटर हम काइनेटिक एनर्जी को किसमें चेंज कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी को हम ट्रांसमिट कर देते हैं इनटू द सप्लाई में। और जो हमारा एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी है साथियों, जो वाटर है, फिर उसको नीचे हम क्या कर लेते हैं, स्टोर करके फिर से पंपिंग के द्वारा अपर रिजर्वायर में हम इसको भेज देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है हमारा पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। अब हम बात करते हैं साथियों, एक और है हमारा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज। ये साथियों हम क्या करते हैं, इसमें देखिए नाम ही पता रहा है, कंप्रेस्ड एयर, मतलब एनर्जी, एयर को हम क्या करेंगे, कंप्रेस्ड कर लेंगे एनर्जी को स्टोर करने के लिए। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज इज ए सिस्टम दैट स्टोर्स एनर्जी बाय कंप्रेसिंग एयर। ठीक है, करते हैं एयर को कंप्रेस करके रखते हैं, और जब हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम इस कंप्रेस्ड एयर को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, और इसको एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड करके हम इसमें, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। ठीक, लेकिन ये क्या है कि रिलेटिवली एफिशिएंट है और कैन स्टोरेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी को तो स्टोर कर लेगा। ठीक है, एफिशिएंसी भी है, बट इसमें एक लार्ज स्पेस की आवश्यकता होती है। देखिए ये इसका मैकेनिज्म देखते हैं, थोड़ा सा आप समझ पाएंगे। देखिए एटमॉस्फेयर में तो हमारे एयर बहुत सारे हैं। ठीक है, एयर हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, मोटर, देखिए इसमें कंपोनेंट क्या क्या है, मोटर है, कंप्रेसर है, पहले इतना समझते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, मोटर के द्वारा कंप्रेसर को चला करके जो एटमॉस्फेयर में एयर थी उसको कंप्रेस कर लिया, कंप्रेस करके नीचे जो हम ग्राउंड में एक चैम्बर बना रखे हैं। ठीक है, चैम्बर बना रखे हैं जिसमें हम हाई प्रेशर पे कंप्रेस्ड एयर को हमने स्टोर करके रख लिया। ठीक है, मैं समझ में आ गया, यहाँ पे एयर कर लिया, और ये कहाँ पर रहेगा, अंडरग्राउंड रहेगा। ठीक है, कि ताकि हमको स्पेस, नीचे की स्पेस यूटिलाइज हो पाए। तो हमने एक अनफ स्पेस में हमने क्या किया, जो कंप्रेस्ड एयर था उसको हमने कलेक्ट करके रख लिया। ठीक है, अब जब हमको एनर्जी की आवश्यकता हुई, ठीक है, तो हमने क्या किया कि इस प्रेशर को हमने क्या किया, इसके द्वारा जो प्रेशर था उससे हमने प्रेशर टरबाइन के द्वारा हमने क्या किया, प्रेशर टरबाइन में ले गए। प्रेशर टरबाइन ने क्या किया, इस मैंने प्रेशर एनर्जी क्या किया, उसने क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज किया। फिर हमने इसको कनेक्ट करवा दिया जनरेटर से। जब ये जनरेटर से चेंज हो गया तो अब क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो जाएगी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर लाइन में हम इसको सप्लाई कर देंगे। तो कुछ प्रकार से हम क्या करते हैं, यूज करते हैं कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज का। क्योंकि हमने एयर को कंप्रेस करके स्टोर रखा था, इसमें हमने क्या किया, वाटर को भी स्टोर करके रखा था, उसको पोटेंशियल एनर्जी को हमने काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर लिया था। अब हम यहाँ पे बात करते हैं थर्मल एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, थर्मल एनर्जी स्टोरेज में क्या होते हैं कि हम इसमें अधिकतर वाटर को हम क्या करते हैं, हीट या फिर कोल्ड स्टेट में हम इसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, हीट या फिर कोल्ड फेज में इसको स्टोर कर लेते हैं। फिर जब हमको एनर्जी कैन बी यूज्ड इन हीट और कूलिंग बिल्डिंग्स और टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जब हमको किसी बिल्डिंग को हीट करना है, कूल करना है, तो फिर हम इसको क्या कर लेते हैं, फैन चला देंगे। साथियों देखिए क्या होता है, हमारे पास आइस है ना, अब हमने क्या जरूरत पड़ी, आइस पड़ा ही है, हमने फैन चला दिया, एयर पास हो गया, हमारा कमरा क्या हो गया, कूल हो गया। जब हीट वाटर किए तो कमरे को हीट करने के रूप में यूज कर लेंगे। ठीक है, तो है तो एनर्जी ही ना, जरूरी नहीं कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, लेकिन कुछ तो हम इस काम करें ना, इससे तो हमारी थर्मल एनर्जी यहाँ पे यूज हो जाती है। ठीक है, एज ए वाटर हीटर कूल करने बिल्डिंग को। या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हीट एक्सचेंजर लगा देते हैं। हीट एक्सचेंजर के से हम क्या करते हैं, जो हमारा है उससे द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो थर्मल एनर्जी स्टोरेज इज ए वेरी एफिशिएंट वे टू स्टोर एनर्जी, बट इट कैन बी एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल। इसको इंस्टॉल करने में हमको खर्च ज़्यादा आता है। थोड़ा सा हमने जो चारों बताया उसको थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, क्या कैसे है एनर्जी, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है।
अगर बात करें बैटरी की, तो बैटरी तो हमको साथियों बिल्कुल हम लोग यूज ही कर रहे हैं डेली लाइफ में, तो ये क्या है, इनएक्सपेंसिव। इसका मेन रीज़न क्या है, इनएक्सपेंसिव है, ज़्यादा खर्च नहीं लगता और हम आसानी से इंस्टॉल कर पाते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका जो लाइफ टाइम है, जो लाइफ स्पैन है, जिसकी एज मतलब लाइफ है, थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, लिमिटेड है। और इसकी जो कैपेसिटी स्टोरेज है, स्टोरेज कैपेसिटी है, वो कम होती है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। हमने बात किया पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसमें क्या किया, ये तो एफिशिएंट है, ठीक है, इसको हम आसानी से यूज में ले सकते हैं, हमको एफिशिएंसी ज़्यादा मिलती है। लेकिन इसकी जो स्टोरेज और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी हम ज़्यादा अमाउंट में हम एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं। बट डिसएडवांटेज क्या है, इसके लिए हमको सबसे ज़्यादा स्पेस और वाटर की आवश्यकता होती है। आगे हम बात करते हैं कंप्रेस्ड एयर एनर्जी की, तो ये भी एफिशिएंट है, इसमें भी अधिक मात्रा हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को स्टोर कर रख सकते हैं, लेकिन इसमें भी हमको अधिक स्पेस की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, अंडरग्राउंड हमको एक स्पेस की आवश्यकता होती है जिससे हम कंप्रेस्ड एयर को स्टोर कर पाएँ। फिर आते हैं थर्मल एनर्जी स्टोरेज को, तो यहाँ पे ये भी एफिशिएंट है, हम इसको हीट या फिर कोल्ड के रूप में हम इसको स्टोर कर सकते हैं, ये हमारा बेनिफिट्स है। लेकिन अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो ये हमारा इंस्टॉल करने में बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा सा खर्च ज़्यादा आता है, ठीक है। साथियों, ये था हमने बात किया टाइप्स ऑफ एनर्जी स्टोरेज की, ठीक है, और एनर्जी स्टोरेज क्या होता है। वीडियो यदि आपको साथियों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए अब हम बात करते हैं ग्रीन एनर्जी की, ठीक है। एनर्जी के साथ ही हमने बात किया था, बहुत सारी बात की, ग्रीन एनर्जी हम काफ़ी देर से बात कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, तो बस इसमें भी कुछ डिफरेंस नहीं है। ग्रीन एनर्जी बिल्कुल सिमिलर टू है जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसी को हम यहाँ नाम दे रहे हैं ग्रीन एनर्जी, क्योंकि इससे पॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है, पॉल्यूशन नहीं हो रहा इसलिए इसको नाम दे रहे हैं ग्रीन एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं कि ग्रीन एनर्जी इज आल्सो नोन एज रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी इज एनर्जी दैट प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज एंड दैट आर रिप्लेनिश्ड ओवर टाइम। मतलब कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से वो एनर्जी जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से मिल रही हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ग्रीन एनर्जी, जो टाइम टू टाइम वो ख़त्म नहीं होने वाली हैं, जो हमको हमेशा मिलती रहेंगी, ठीक है। इन्हीं को हम बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी या फिर क्लीन एनर्जी, ठीक है। ये लंबे समय तक सस्टेन होने वाली रहनी है, कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं। जैसे हमारे हो गई सोलर पावर, ठीक है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड बायोमास, इन सभी की हमने साथियों बात तो कर ही चुकी है। तो आप इसको आसानी जानते हैं कि ग्रीन एनर्जी में हमको वही जानना है जो हम रिन्यूएबल एनर्जी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं साथियों, आपको एक बार फिर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ साथियों, चाहे ग्रीन एनर्जी हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे क्लीन एनर्जी की बात हो, सारे बेनिफिट्स वही होने वाले हैं। देखिए, इट इज़ इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, ठीक है, पहली बात तो इन्वायरमेंटली फ्रेंड है, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होने वाला है, ठीक है, और ये क्लाइमेट चेंज को कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता, कोई ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता इससे, ये हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। अब बात करते हैं इट इज़ डोमेस्टिक रिसोर्स, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया में ही या फिर यूएस में बात करें तो हम क्या करते हैं, एनर्जी को जनरेट करने के लिए जो एज अ कन्वेंशनल जो रिसोर्सेस हैं हम उसको इंपोर्ट करते हैं बहुत ही हाईली मात्रा में, चाहे वो ऑयल हो चाहे गैस हो। लेकिन क्या हो सकता है, डोमेस्टिक जो ग्रीन एनर्जी हम इसको तो अपने डोमेस्टिक यूज के लिए ही हम ले सकते हैं ना, अपने विद इन द बाउंड्रीज एरिया जो है वहीं से हमको मिल जाएगा। हमको चाहिए क्या, विंड एनर्जी चाहिए, सोलर एनर्जी चाहिए, वो हर जगह मौजूद है, हम इस एज अ डोमेस्टिक रिसोर्स हम इसको यूज कर पाते हैं। इट इज़ बिकमिंग मोर अफोर्डेबल, जी हाँ साथियों, मानते हैं कि अभी थोड़ा सा इसके क्या है, हाई इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन अब देख रहे हैं धीरे धीरे हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस हो रही है, तो धीरे धीरे इसकी इफिशिएंसी भी बढ़ती जा रही है। जब इफिशिएंसी बढ़ रही है तो हमारा जो कॉस्ट है धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है और हम आसानी से इसको हम फिर यूज करते हैं, फिर ये इकोनॉमिकल ऑप्शन बन जाता है कंज्यूमर और बिजनेसेस के लिए, ठीक है। आप देखिएगा आने वाले टाइम में और ही अधिक इकोनॉमिकल होता हुआ चला जाएगा। इट क्रिएट्स जॉब, जी साथियों, क्योंकि न्यू सेक्टर है, ग्रोइंग सेक्टर है ऑफ द इकोनॉमी, तो यहाँ पर नए जॉब के अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं। जैसे जो हमारे इक्विपमेंट है उनके मैन्युफैक्चरिंग करने में, उनकी इंस्टॉलेशन में, उनकी मेंटेनेंस में, ये तीनों चीज़ों में जॉब की बहुत ही बढ़ोतरी होने वाली है, आपको एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। और बात करें तो इट कैन इम्प्रूव एयर क्वालिटी, जी हाँ साथियों, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पे हमको हार्मफुल गैसेस हमको देखने को नहीं मिल रही हैं, हम उसको हार्मफुल गैसेस हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हमको मदद मिलेगी, ठीक है। इट कैन लीड टू द क्लीनर एयर, एक मिनट साथियों, ठीक है। एंड आगे बात करें तो इट कैन रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन ऑयल, जैसे हमने बताया ना कि फॉरेन से हमें इंपोर्ट किया जाता था, जो हमारे क्रूड ऑयल हैं
तो हम उनसे हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है, उनसे अनडिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे इन द डोमेस्टिक एरियाज में भी, हमारे बाउंड्री एरिया में भी, हमारे खुद के कंट्री में हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनर्जी हमको मिल जा रही है, ठीक है। इट कैन क्रिएट अ मोर सस्टेनेबल फ्यूचर। ग्रीन एनर्जी इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स दैट विल नेवर रन आउट, जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। इसका मतलब ये है कि हम वी कैन यूज इट टू मीट आवर एनर्जी नीड्स फॉर द जनरेशन टू कम। जो हमारे आने वाली जनरेशन है उसके लिए हम एक बेहतर ऊर्जा का स्रोत हम बना सकते हैं ग्रीन एनर्जी को, ठीक है। अब साथियों हम बात करते हैं ग्रीन बिल्डिंग की। ग्रीन बिल्डिंग क्या है? हमने ग्रीन एनर्जी पढ़ा, ग्रीन बिल्डिंग भी पढ़ेंगे। जी हाँ साथियों, ग्रीन मतलब क्या है? मैंने बताया कि जहाँ पे कोई पोल्यूशन ना हो, ठीक है। ये हमारा मतलब है कि ग्रीन एनर्जी मतलब कि कहीं पोल्यूशन ना हो, तो ठीक है। ऐसे बिल्डिंग जहाँ पे हमको कोई पॉल्यूटेंट्स, कोई पोल्यूशन हमको देखने को नहीं मिलता, या फिर ऐसा कंस्ट्रक्शन हम लेते हैं, ऐसा उसको यूटिलाइज करते हैं, हमसे कोई पोल्यूशन मिलता ही नहीं है, कोई हार्मफुल गैसेस कोई इमिट ही नहीं होती हैं, ठीक, उत्सर्जित ही नहीं होती हैं, तो ऐसे बिल्डिंग हम ग्रीन बिल्डिंग बोलेंगे। तो इसको देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। ग्रीन बिल्डिंग इज ए स्ट्रक्चर दैट डिजाइन, कंस्ट्रक्टेड, ऑपरेटेड एंड मेंटेन इट एन एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल एंड रिसोर्स एफिशिएंट मैनर। हम क्या करते हैं, ऐसे बिल्डिंग या फिर ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनका डिजाइन, जो कंस्ट्रक्शन है, जो ऑपरेशन है, जो मेंटेनेंस है, इस प्रकार से किया जाता है कि जो इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल हों और उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंट मैनर में यूज किया जाए, ठीक है। ग्रीन बिल्डिंग यूज लेस एनर्जी, वाटर एंड मटेरियल। इसमें सबसे कम से कम एनर्जी, वाटर, मटेरियल का हम यूज होता है, यूज लेते हैं, ठीक है। एज ए कन्वेंशनल बिल्डिंग एज दे आर प्रोड्यूस लेस वेस्ट। जब हम लेस एनर्जी, लेस वाटर, लेस मटेरियल का यूज करें तो वहाँ पे हमारा साथ में हमको ये भी देखने को मिलता है कि वहाँ जो वेस्ट है वो भी हमारा, उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है। दे आल्सो क्रिएट हेल्दियर एंड मोर कंफर्टेबल इन्वायरमेंट फॉर द ऑक्यूपेंट। जो उनके अंदर रहने वाले हैं, जो वहाँ पे निवास करने वाले हैं बिल्डिंग्स में, उनके लिए एक हेल्दियर और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट भी वो प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, इसके फीचर देख लेते हैं। पहली बात तो एनर्जी एफिशिएंट होता है। क्यों एफिशिएंट होता है? देखिए कैसे। दिस इज अचीव्ड थ्रू द फीचर एज इंसुलेशन। हम क्या करते हैं अधिकतर गर्मी से बचने के लिए या फिर ठंडी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एज ए कन्वेंशनल हमारे जो बिल्डिंग्स होते हैं उसमें हम यूज करते हैं हीटर की यूज करते हैं, एसी की यूज करते हैं, लेकिन हम इसमें क्या यूज करते हैं, इंसुलेशन यूज करते हैं, ठीक है। इसमें जो अंदर का टेम्परेचर है बाहर टेम्परेचर से मेंटेन रहता है, ठीक है। एनर्जी इफिशियंट होती है, अप्लायंस होती हैं, ठीक है। जैसे हम इसमें सोलर एनर्जी यूज कर ले रहे हैं, ठीक है, विंड एनर्जी की यूज करते हैं, ठीक है, और सोलर पैनल का यूज कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमारे पास क्या है, ये एनर्जी इफिशियंट है। वाटर कंजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे हम जो लो फ्लो फिक्सचर्स, मतलब कि हम ऐसे फिक्सचर यूज करते हैं जहाँ पे हमको वाटर फ्लो ना हो, हम उसको एक जगह से कलेक्ट कर पाएँ, ठीक है। उसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब जानते हैं बारिश के पानी को हम रोक करके उसको अलग यूज में ले लेते हैं, तो हमारा हो जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और ग्रे वाटर रिसाइकलिंग की बात करें साथियों, तो जैसे आप देखिए, आप नहाते हैं, ठीक है, हाथ धुलते हैं, बर्तन धुलते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ क्या है, आप कपड़े धुलते हैं, तो ये इसमें से जो वाटर निकलता है ना, हम इसको यूज कर सकते हैं टॉयलेट फ्लशिंग के लिए। किसके लिए? फ्लशिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो क्या हुआ, एक वाटर को हम और एफिशिएंट मैनर में हम यूज कर पा रहे हैं दूसरे पर्पज के लिए, तो इसको हम बोलते हैं ग्रे वाटर रिसाइकलिंग, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मटेरियल सेक्शन की। तो इसमें हम जो मटेरियल यूज करते हैं, जैसे लकड़ी यूज कर लिए, ठीक है, तो उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, और सस्टेनेबिलिटी हार्वेस्टेड, उसको हम लंबे टाइम, और इसमें जो लो इमिटिंग पॉल्यूशन होते हैं उसमें हमारी इमिटेशन होती है, जो वो पॉल्यूशन ज़्यादा इमिट नहीं करती है। इंडोर एयर क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए, इसमें इंडोर क्वालिटी अच्छी होती है, क्योंकि हम इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन देते हैं, एयर फिल्ट्रेशन यूज करते हैं, और लो इमिटिंग मटेरियल का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जो अंदर की इंडोर एयर क्वालिटी जहाँ पर हम रहने वाले हैं वहाँ की हवा भी अच्छी रहती है, जिसका हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट हमको मिल पाता है। साइट सिलेक्शन की बात करें, द ग्रीन बिल्डिंग्स आर साइट इन एरिया दैट आर नॉट इन्वायरमेंटली सेंसिटिव, दैट हैव एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। हम वहाँ पे इन साइटों को यूज करते हैं जहाँ पे जो इन्वायरमेंटली सेंसिटिव नहीं है, जो यहाँ पे हम अधिकतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले प्लेसेस हैं वहाँ पे साइट सिलेक्शन करते हैं, वहाँ पे हम इसको बनाते हैं, ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि हमारा जो सेंसिटिव इन्वायरमेंट, जैसे हम जंगल के बीच में बना लिए, तो वहाँ पे अगर हम पॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे तो वहाँ पे क्या पॉल्यूशन होना स्टार्ट करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एक्सेस एरियाज हैं वहाँ पे करें, ताकि वहाँ की पॉल्यूशन हम कम करें, ठीक है। बेनिफिट्स क्या क्या साथियों आपको समझ में आ ही गया। फिर मैं एक बार यही बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि हमारा जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है, ठीक है। जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है, क्योंकि बात वही है कि हमने क्या किया, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम से कम कर दिया, वाटर यूजेज को भी कम किया, और जो प्रोडक्शन का वेस्ट है उसको हमने कम किया, ठीक है। हमारा जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट था वो कम हो गया। एफिशिएंसी, हमारी एनर्जी एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सोलर पैनल का यूज कर रहे हैं, ठीक है,
विंड एनर्जी का यूज कर रहे हैं, जिसका हमारा एनर्जी हम अलग टाइम का यूज कर रहे हैं, जिसका हमारा जो मनी है वो बढ़ जाता है, जो यूटिलिटी बिल्स के हमारे जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है, वो बचत हो जाती है। ठीक है, इम्प्रूव्ड एयर क्वालिटी, इसको हमने साथियों मैंने बात कर लिया। ठीक है, हम किस प्रकार से हम एयर क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर पा रहे हैं। इंक्रीज प्रॉपर्टी वैल्यू, यह साथियों इससे हमारी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि देखिए हमने पाया गया है कि जो हमारे ग्रीन बिल्डिंग है उनकी प्रॉपर्टी वैल्यू अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पर अधिक से अधिक, देखिए यहाँ पे जब हमारा सेविंग हमारी कम हो रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे खुद ही वहाँ पे हमारी वैल्यू उसकी बढ़ जाती है वहीं पे, क्योंकि हमारी कॉस्ट कम आ रही है। इंक्रीज ऑक्यूपेंट सेटिस्फैक्शन, जो उसके अंदर निवास जो लोग रहते हैं बिल्डिंग के अंदर, उनको देखने को मिलता है कि वो बहुत ही सेटिस्फाइड है विद देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, जिस कारण उनकी प्रोडक्टिविटी और जो उनकी रहने की क्षमता वो और बढ़ जाती है, रहने सहने जो वेलबींग है उनकी सामर्थ्य है वो और बढ़ जाती है। तो साथियों हमारे थे ग्रीन बिल्डिंग। साथियों उम्मीद करता हूँ आपको ग्रीन बिल्डिंग भी समझ में आ गया होगा। साथियों यदि इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे आगे की वीडियो आप तक पहुँचते रहें। और चैनल को वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके इस वीडियो से। अब हम आगे बात करते हैं साथियों लीड रेटिंग क्या होती है। लीड आप पहली बार नाम सुन रहे होंगे तो कोई कंफ्यूज मत होइएगा, अभी मैं आपको वन बाय वन इसको डिस्कस करता हुआ चला जाऊंगा। फिर क्या होती है लीड रेटिंग क्या होती है, इसको हम देखते हैं, आइए समझते हैं। तो लीड रेटिंग क्या है, पहले बात देखते हैं लीड बोलता क्या है। लीड स्टैंड्स फॉर लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। नाम याद रखिएगा, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। अब ये एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस है। ठीक है, लीड क्या है, एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस है जिसको डेवलप किया है यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने, जिसको बोलते हैं यूएसजीबीसी। देख सकते हैं यूएसजीबीसी, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा ये डेवलप किया गया है। करता क्या है, ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है डिजाइनिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग के लिए। ठीक है, दैट आर मोर सस्टेनेबल एंड हेल्दियर फॉर ऑक्यूपेंट। ठीक है, जैसे मैंने बताया ग्रीन एनर्जी ग्रीन बिल्डिंग की मैंने बात किया, तो उसी से रिलेटेड ये है कि मान लीजिए वो ग्रीन बिल्डिंग को ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाता है कि सही में ये इसकी डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, जो ऑपरेशन है, मेंटेनेंस है, क्या ऐसा है कि एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए। इसके हिसाब से इन्होंने क्या किया, रेटिंग सिस्टम बना दिया जिसको वे सर्टिफाइड करेंगे। ठीक है, लीड इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। ये ऐसा नहीं किसी खास कंट्री के लिए नहीं, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, ठीक है, ग्लोबल के लिए। लगभग आज तक क्या हुआ, लगभग 1 लाख लीड सर्टिफाइड बिल्डिंग इन द वर्ल्ड हैं। इसमें 1 लाख से ज़्यादा बिल्डिंग सर्टिफाइड हो चुके हैं। और यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है लीड सर्टिफाइड बिल्डिंग हैव और शोन टू हैव अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स इंक्लूड रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन को कम किए हैं, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किए हैं, और साथ में उनकी प्रॉपर्टी वैल्यू भी इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो एक रेटिंग सिस्टम है जिसके द्वारा हम बिल्डिंग को हम सर्टिफाइड करते हैं कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है कि नहीं, ये फिर ग्रीन बिल्डिंग है कि नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट सिस्टम होता है, सर्टिफाइड तो हुआ लेकिन हम एक पॉइंट के हिसाब से उनको सर्टिफाइड करते हैं, जो इससे बिल्डिंग अर्न पॉइंट फॉर मीटिंग क्राइटेरिया, जैसे उनकी एनर्जी एफिशिएंसी कैसी है, वाटर कंजप्शन क्या हालत है, मटेरियल सिलेक्शन क्या हुआ है, और उनकी एयर क्वालिटी क्या है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं बिल्डिंग को कुछ पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं और उसके हिसाब से हम इनको एक सर्टिफाइड करते हैं। तो यहाँ पे लगभग 4 लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन यहाँ पे प्रोवाइड है। ठीक, लीड कितना है, लीड के 4 सर्टिफिकेट हैं, ये देखते हैं। पहला हमारा आता है सर्टिफाइड, सिर्फ सर्टिफाइड। यदि हमारी बिल्डिंग या फिर जो ग्रीन बिल्डिंग है उसको 40 to 49 पॉइंट्स मिले हैं तो इसको बोला जाता है कि वो लीड सर्टिफाइड है। लेकिन अगर वहीं पे वही बिल्डिंग क्या बोला जाए कि 50 to 59 पॉइंट्स मिल जाए तो उसको बोलते हैं कि उन्होंने क्या किया, जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी उसके ऊपर भी जा चुके हैं, और इस प्रकार की बिल्डिंग को हम क्या देते हैं, इस प्रकार की बिल्डिंग को हम बोलते हैं सिल्वर सर्टिफाइड, इसको देते हैं, सिल्वर अवार्ड देते हैं। फिर इसके बाद आता है गोल्ड। अगर हमारा बिल्डिंग की पॉइंट्स जो ग्रीन सर्टिफाइड जो लीड रेटिंग्स है वो हमारी है 60 to 79 पॉइंट्स, तो इसको बोलते हैं कि जो उन्होंने क्या किया, हाई लेवल ऑफ सर्टिफिकेटी उन्होंने अचीव कर लिया है, और उनको हम अवार्ड करते हैं गोल्ड सर्टिफिकेट से। ठीक है, फिर अगला हमारा आता है प्लेटिनम का। प्लेटिनम में हमको 80+ पॉइंट हमको चाहिए होते हैं प्लेटिनम सर्टिफाइड होने के लिए। ठीक है, ये हमारा हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्टिफिकेटी होती है बिल्डिंग की, जिसको हम प्लेटिनम लेवल देते हैं। साथियों उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया कौन कौन से हमारे पास पॉइंट है, सर्टिफाइड है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। और हमने बात किया कि कैसे लीड रेटिंग होती क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या देखते हैं साथियों, समझ लेते हैं। सेम चीज़ जो हमारे ग्रीन बिल्डिंग की थी, पहला क्या है कि रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन। इसमें एनर्जी कंजम्पशन क्या होता है, सबसे कम होता है, क्योंकि हम इसमें ट्रेडिशनल जो एनर्जी है उसको हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सॉरी, इसमें हम क्या करते हैं,
बिल्डिंग लेस एनर्जी देन जो ट्रेडिशनल बिल्डिंग है उससे कम एनर्जी हम इसमें यूज में आती है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अधिकतर हम सोलर एनर्जी की यूज कर रहे हैं, विंड एनर्जी की यूज कर रहे हैं, अदर चीज़ें यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। इसके लिए हमारा जो यूटिलिटी बिल है, जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है वो कम से कम आती है, और साथ में जो हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो भी कम हो जाता है। और हम क्या करते हैं, इसमें एयर क्वालिटी की इंप्रूव होती है, क्योंकि इस प्रकार से हम इसको डिजाइन करते हैं, क्योंकि इसमें पॉल्यूटेंट्स और जो कंटामिनेंट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाते हैं। अगर साथ में हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू भी बढ़ जाती है, क्योंकि अब वो क्या हो गया, मोर सस्टेनेबल है, उसमें हेल्दियर इन्वायरमेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो इसमें जो ऑक्यूपेंट सेटिस्फेक्शन है, जो उसमें रह रहे हैं उनको सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है। वो देखने को मिला है कि जो ग्रीन बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं, जो लीड सर्टिफाइड बिल्डिंग है उसमें जो लोग रह रहे हैं वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड है, क्योंकि उनको सबसे अच्छा इंडोर एयर क्वालिटी मिल रही है। मतलब कि जो घर के अंदर की जो एयर क्वालिटी होती है उसको बोलते हैं इंडोर एयर क्वालिटी, सबसे अच्छा मिल रही है और अच्छा फील कर रहे हैं, ठीक है। और वो देख रहे हैं कि वो एक क्या है कि दे आर डूइंग देयर पार्ट टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, उनका एक हिस्सा है, इसलिए उनकी जो सेटिस्फेक्शन है, जो उनकी फीलिंग वो और अच्छी है, ठीक है। और जिसका क्या होता है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा साथियों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा साथियों। यदि आपको वीडियो ने यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लीजिए, और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम आ रहा है तो उनको भी हेल्प मिल पाए। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो अब तक मिलते रहें साथियों, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।